Hello students, in class 10th chemistry, today we will study new lesson acid, base and salts. This lesson is very important for your syllabus and ये लेसन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि जो भी ओवरऑल क्वेश्चंस आएंगे आपके ओवरऑल जो पेपर में जो भी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है, जैसे 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो वो 80 मार्क्स में करीब करीब 5+ मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो इस एक पर्टिकुलर लेसन से बनेगा एंड इस लेसन का प्रैक्टिकल वर्क में भी अच्छा खासा अप्रोच मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स हैं, इनके बारे में एक जो एजम्पशन है या यूं कह सकते हो कि सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस को एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स की तरह क्लासिफाई किसने किया, तो दो साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर आपको याद रखने होंगे। एक हो गए लेवाइसियर एंड सेकेंड इज डेवी। ठीक है, तो लेवाइसियर जो है उनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत तरह के सब्सटेंसेस पे वर्क किया, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। डेवी ने, तो इन दोनों ने मिलकर के जो चीजें बताई वो क्या बताई, उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो एसिड होता है, कोई भी एनी काइंड ऑफ एसिड या कोई भी ऐसा सब्सटेंस इन विच हाइड्रोजन प्रेजेंट हो एक मेन चीफ कंपोनेंट के फॉर्म में, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस हम जिसको एसिड कहेंगे वहां पर हाइड्रोजन होना क्या है, मस्ट है। उन्होंने बताया कि एसिड्स के कंपोजिशन में हाइड्रोजन इज ए कंपल्सरी एलिमेंट, होगा ही होगा। एंड बेसिस के लिए उन्होंने क्या बताया, बेसिस के लिए ये कहा गया कि कोई भी हमारा ऐसा सब्सटेंस जहां पर मेटल प्रेजेंट है एंड मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यूं कह सकते हैं कि मेटल का ऑक्साइड या मेटल के साथ मान लीजिए OH जुड़ा हुआ है, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड, तो मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरीके का कोई सब्सटेंस हो जिसे हम मेटल के ऑक्साइड्स की तरीके से रिगार्ड करेंगे या मेटल का हाइड्रोक्साइड की तरह रिगार्ड करेंगे, तो ये जो सब्सटेंस है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा, ये बेस माना जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से देख सकते हैं कि जो बेसेस है उनके कंपोजिशन में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों का होना कंपलसरी है। अकेले ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों साथ में भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेटल होगा, वहां पर मेटल होगा। और कभी कभी ये देखा गया है कि मेटल नहीं है तो अमोनिया, ठीक है, अमोनिया किस फॉर्म में होगा, अमोनियम आयन के फॉर्म में होगा और इसके साथ आपने OH जोड़ दिया। ठीक है, तो दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिस के लिए कहा गया कि मेटल का ऑक्साइड हो, मेटल का हाइड्रोक्साइड हो या कोई अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो जाएंगे, बेसिस हो जाएंगे। एंड सॉल्ट्स के लिए कहा गया कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कुछ पार्ट एसिड से आया है और कुछ पार्ट बेस से आया है। ठीक है, जब एसिड और बेस दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो उनके रिएक्ट करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो कि जो सॉल्ट्स हैं, लेवाइसियर एंड डेवी ने बताया कि जो सॉल्ट्स हैं दे आर द कंबाइंड प्रोडक्ट या जो फाइनल प्रोडक्ट है किसका, किसी एसिड की जब किसी बेस के साथ रिएक्शन होती है, किसी एसिड की जब किसी बेस के साथ रिएक्शन होती है तो फाइनली जो एक प्रोडक्ट बनता है उसी को क्या कहते हैं, सॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम लोग एसिड की डिटेल्स में स्टडी करते हैं, देखते हैं एसिड होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहा लेवाइसियर ने। क्या कहा लेवाइसियर ने, यही तो कहा था कि जो हाइड्रोजन है किसी भी एसिड का चीफ कंपोनेंट है, एसिड में हाइड्रोजन होगा ही होगा, यही तो बात कही थी। अब देख लीजिए कोई भी, कई सारे एसिड्स आपके सामने लिख दे रहे हैं, जैसे HCl हो गया, जैसे HCN हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, H2CO3 हो गया, दिस इज मोस्ट कॉमन ऑफ एसिड, जिससे पर डे हम लोग 2-4 होते रहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारा है ना, CH3COOH, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से HCOOH, ठीक है, H2SO4 है ना, एंड HNO3, ये कुछ एसिड्स की लिस्ट है। आप देखिए जितने भी ये लिखे हुए इन सब में सबके मॉलिक्यूलर फार्मूले पे ध्यान दो, हाइड्रोजन चीफ कंपोनेंट है कि नहीं। देखिए HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, चीफ कंपोनेंट हुआ। H2CO3 कार्बोनिक एसिड,
है ना, कार्बोनिक एसिड। अब हमने क्यों कहा कि ये जो है बहुत, इससे तो हम हमारी लाइफ में अक्सर इससे हमारी मुलाकात होती रहती है, ठीक है, इससे हम लोग बहुत परिचित हैं, भले न जानते हो तो आज जान लीजिए। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जनरली जिन्हें बोलते हो, तो उन बॉटल्स में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके पास किया गया है, एंड पूरे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो जब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगा, है ना, कंप्रेस होगा, डिसॉल्व होगा, तो वहां जो एसिड डेवलप होगा वो कौन सा हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एसिड देखिए, इसमें भी हाइड्रोजन चीफ कंपोनेंट, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब कंपोजिशन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं। इसी तरीके से एसिटिक एसिड देखिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह देखिए फार्मिक एसिड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। H2SO4 देखिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रिक एसिड देखिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो ये बात क्लियर हो गई कि एसिड कोई भी हो, XYZ, आप अपने पास से सोच लीजिए, अपने दिमाग से कोई एसिड, उस एसिड में या बुक में देखिए आपके तमाम सारे एसिड के फार्मूले लिखे हुए हैं। क्या एसिड में हाइड्रोजन फार्मूले में दिया गया है, फार्मूले में हाइड्रोजन मेंशन है। अगर हाइड्रोजन मेंशन है तो इसका मतलब लेविसिए ने जो बात बताई वो सही बताई। क्या बताई, हाइड्रोजन इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ एसिड्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं भाई, हाइड्रोजन जो है चीफ कंपोनेंट अगर है एसिड्स का, तो वो चीफ कंपोनेंट होने की वजह से क्या खास है, ठीक है। जो हमारा एसिड है वो क्या खास है, उसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, स्पेशल ऐसा कुछ क्या है एसिड में। तो जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने HCl लिया, HCl को लेकर के आपने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, पानी में घोल दिया। अब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, जब वाटर का डॉट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, तो उस डॉट स्ट्रक्चर में एक चीज क्लियर हुई थी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका जो ऑक्सीजन है उस पर ये देखिए 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक है ना। तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम इन ए वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से देखिए हुआ क्या, पहले तो आप केवल इतना सोचिए कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको लेकर के आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, दिस इज वाटर, वाटर को क्या बोलते हैं, पानी, ठीक है। तो पानी में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिसॉल्व किया। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में गया, है ना, डिसॉल्व हुआ, तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ आयनाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको बताया था कि जब कोई कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, एंड डिसॉल्व होने के बाद अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं एंड आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब HCl वाटर में डिसॉल्व हुआ तो ये आयनाइज हुआ। यहाँ पर जो ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन का मतलब है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड जो है, दैट इज ब्रेक नाउ, ठीक है। वो अभी टूट रहा है, बॉन्ड यहाँ पर टूटा। तो जब बॉन्ड टूटा बेटा, तो अगली स्टेप में देखो क्या हुआ होगा, बहुत ध्यान से समझो। इन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर इसके टूटने से क्या बन गया, हाइड्रोजन आयन बन गया, एंड यहाँ पर क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। वाटर मॉलिक्यूल को एज सच रहने दो, इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करी। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, एक मीडियम है जिसने इसको आयनाइज करने का केवल काम किया है ना। इसी वजह से तो वाटर को पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि वाटर में पहुंचने के बाद चीजें क्या होती हैं, आयनाइज होने लगती हैं, ठीक है। समझ बात आ गई। जो भी पोलर सब्सटेंस होगा या किसी में, चाहे वो हाई पोलर नेचर का हो या कोई केमिकल सब्सटेंस लिटिल बिट पोलर नेचर का, अगर उसमें थोड़ी भी पोलैरिटी है तो वो पोलर सब्सटेंसेस में डिसॉल्व होगा। और वाटर से अच्छा पोलर सब्सटेंस तो कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसी वजह से वाटर के लिए मोस्टली एक टर्म और यूज किया था, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास ICSE केमिस्ट्री में 4th लेसन था वाटर। तो उसमें वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसमें आपने पढ़ा होगा वाटर की एक प्रॉपर्टी में कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट। सो वाटर डिसॉल्व एनीथिंग, ज्यादातर चीजों को डिसॉल्व कर लेता है, मोस्टली ज्यादातर चीजों को डिसॉल्व कर लेता है। दैट इज वाई वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये याद रखना है। लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया कि वाटर के पास देखिए 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि जब आयनाइजेशन हुआ, ठीक है, तो उस आयनाइजेशन के बाद की
का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब जरा देखिए, यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में वापस आते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में क्या किया था, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा शेयर ही तो कर लिया था, ठीक है। ये जो क्रॉस लगा के दिखाई ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, एंड ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अभी देखिए जब शेयर हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग हुई, तो ये हाइड्रोजन के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। भाई ये तो उसका खुद का है, और ये वाला जो है वो किसके साथ ला रहा है, क्लोरीन से उसने शेयर दिया, तो ये हाइड्रोजन का डुप्लेट अभी पूरा है, एंड हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल ही आउटर मोस्ट सेल है, तो वो हीलियम की तरह कॉन्फिगरेट हो रहा है, तो यहाँ पर इसका डुप्लेट कंप्लीट है। क्लोरीन का क्या पूरा है, ऑक्टेट पूरा है। लेकिन अभी समझना है कि मॉलिक्यूल कौन सा है, HCl। HCl कोवेलेंट जो है कंपाउंड तो है, लेकिन कैसा कोवेलेंट है, तो पोलर कोवेलेंट है, ठीक है। यू मस्ट रिमेम्बर ये पोलर कोवेलेंट है। और पोलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो एक जैसा नहीं है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन जो है दैट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाइड्रोजन, मतलब जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा किधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ। तो इस तरीके से क्लोरीन की साइड में डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन की साइड में क्या रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव। और जब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, देखिए बॉन्ड टूटा, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, क्लोरीन के पास चले गए। ये जो भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ऑल द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टू द क्लोरीन, क्लोरीन की तरफ चले गए। तो इस तरीके से हुआ क्या, ये जिधर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उस पर पूरी तरह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्लोराइड आयन, एंड यहाँ जिससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया वो कौन हो गया, वो पॉजिटिव आयन हो गया। तो अभी क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब हाइड्रोजन आयन जो है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को प्रोटॉन कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है, तो जरा इस कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन इसलिए कहा जाता है। अब जरा ध्यान दो, हाइड्रोजन एटम, अगर हम कहें कि ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का जो बॉन्ड, जो पूरा ऑर्बिटल डायग्राम है वो कैसे बनाओगे। सपोज मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, आपने न्यूक्लियस, अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखिए 1 होता है। तो जब एटॉमिक नंबर 1 है तो KLMN ये जो शेल्स हैं, इन सेल्स में जब आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे तो ये देखिए जो K सेल है वही उसकी फर्स्ट सेल ही है और वही आउटर मोस्ट हो जाए, क्योंकि बाकी यहाँ भरने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया आपने, हाइड्रोजन में एक ही, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है। तो जो वो फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर का, Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, मतलब जितना एटॉमिक नंबर, Z क्या है एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, एंड सिमिलरली उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इन द शेल्स। प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, शेल्स में, मतलब न्यूक्लियस के राउंड जो एक सर्कुलर एरिया है, लार्ज सर्कुलर फील्ड जिसको शेल्स बोलते हैं, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल ही उसकी फर्स्ट सेल ही उसकी आउटर मोस्ट सेल है और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है 1। तो ये देखिए ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में P लिख दिया, P का मतलब क्या है प्रोटॉन, ठीक है, एंड 1 प्रोटॉन, एंड इसकी एक ही शेल है, ओनली ए सेल, ओनली ए सिंगल सेल, एक ही सेल है, एंड वही उसकी आउटर मोस्ट सेल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसने किसके साथ शेयर किया था, जो क्रॉस लगा रहा है, सपोज ये क्रॉस जो लगा रहा है, सपोज ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ शेयर किया था, ठीक है। लेकिन जब बॉन्ड टूटा तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, क्लोरीन की तरफ चला गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन की तरफ चला गया, ये देखिए है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन अलग हो गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब जो हाइड्रोजन है उसकी शेल में क्या इलेक्ट्रॉन अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब शेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेल का भी तो एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, वो शेल भी तो खत्म हो गई। अब इसके ये जो बॉडी बच रहा है इसके ऊपर आपने एक पॉजिटिव चार्ज लगाया। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि जब तक यहाँ पर एक प्रोटॉन था और शेल में बाहर एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ 1 पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1 नेगेटिव चार्ज। जितना ये नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एंड प्रोटॉन पर सिमिलरली जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एंड ये
है नेगेटिव नेचर का, इलेक्ट्रॉन पर मैग्नीट्यूड उतना ही है दोनों पर चार्ज का, बस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है और प्रोटॉन पे क्या है सिमिलर पॉजिटिव। ठीक, तो अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या किए रहते हैं, न्यूट्रल किए रहते हैं। इस कंडीशन में अभी आप आउटपुट क्या लिखोगे, मतलब जब +1 और -1 तो आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये 0 का मतलब साइंस में क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, दिस इज न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन, न्यूट्रल है एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, एटम में प्रेजेंट है ना। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो एटम है, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। कौन सा एटम, ऐसा एटम जो अनरिएक्टेड है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया है, केमिकल रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई एटम किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक, तो वहां पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है कि जब पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शंस में तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, कुछ इस तरीके की कंडीशंस होंगी। तो ऐसा अगर हो रहा है तो जो हमारा एटम है उसके ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या कभी नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है ना, तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन देखिए निकल गया, क्लोरीन ले गया, तो अब प्रोटॉन तो अकेला पड़ गया ना। और प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस में। ये शेल में इलेक्ट्रॉन था, शेल में इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो शेल क्या हो गई, फिनिश, शेल तो फिनिश हो गई। अब कौन रहेगा, केवल प्रोटॉन रह गया। और एक प्रोटॉन जो होता है उसको क्या बोलते, क्या रिगार्ड किया जाता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बॉडी मानते हो। तो अब क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल की जगह आउटपुट क्या लिखोगे, +1 लिखोगे। भाई ये शेल खत्म हो गई ना, ये तो 0 हो गया, तो 0 के साथ +1 को कैसे बैलेंस करेंगे, नहीं हो सकता। तो ये +1 एज सच वहां दिखाई देगा। ठीक है, तो यही है, यही कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है कि इसी वजह से जब भी कोई एटम अपने पास से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज किस वजह से है, क्योंकि ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या है, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये बॉडी क्या है, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में देखिए क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन ही तो है, न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं है वहां पर, बिल्कुल भी न्यूट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है न्यूट्रॉन बेटा, क्योंकि देखो एक चीज फिर से समझ लो, यहाँ पर लिख देते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 होता है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, n = a - z। ठीक है, ये फार्मूला लगाते हैं। n का मतलब न्यूट्रॉन, a का मतलब क्या हो गया, a का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास, एंड z का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ 1 जो आगे लिखा है ये क्या है, ये z है, ये z है। सपोज मान लो a फॉर एटम, z उसका एटॉमिक नंबर है, एंड a जो ऊपर लिख रहे हैं a', ये क्या हो गया, ये इसका मास नंबर हो गया। तो ये जो 1 लिखा है ये मास नंबर है, नीचे यहाँ जो 1 लिखा है ये क्या है, एटॉमिक नंबर। तो जब हम मास नंबर से या एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारा आउटपुट निकलता है वही क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन के केस में क्या हो जा रहा है, न्यूट्रॉन, n = 1 - 1 किया तो क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो हाइड्रोजन आयन है उसको प्रोटॉन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आप समझ लीजिए कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन है उसको प्रोटॉन कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो प्रोटॉन है या यूं कह ले जो हाइड्रोजन आयन है, इट वांट्स टू अचीव इट्स डुप्लेट कॉन्फिगरेशन लाइक हीलियम अगेन। ठीक है, ये चाह रहा है कि यार ठीक है, क्लोरीन ने तो हमें धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, क्लोरीन से हमारी दोस्ती जो है थोड़ा सा महंगी साबित हो गई, क्लोरीन ने हमें धोखा दे दिया। अब हम किसी ऐसे बंदे की तलाश करें, कोई ऐसा दोस्त ढूंढे जो हम पे भरोसा करे, हम उस पर भरोसा करें और वहां से हमें पूरा का पूरा एक लोन पर इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये देखो, इसने देखा वाटर मॉलिक्यूल जो है उस पर लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्यों ना हम वाटर मॉलिक्यूल की तरफ जाएं और वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर के, वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर के जो उसका लोन पर इलेक्ट्रॉन है उसका फायदा उठाएं। ठीक है, तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल से जाके कंबाइन होगा तो जो तीसरी स्टेप है बेटा वो क्या हो जाएगी, थर्ड स्टेप। ध्यान दीजिए, जब ये हाइड्रोजन आकर के इसके साथ जुड़ा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुआ, अटैच हुआ, तो यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही थे, एक और आया तो क्या हो गया, H3। तो 2 पहले से थे, एक और आ गया, क्या हो गया, H3। क्लियर, एंड O। ओके, समझ बात आ गई।
एंड इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, दिया किसको, हाइड्रोजन को। वाटर मॉलिक्यूल जो है, जो हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल है, इट शिफ्ट, ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, इट शिफ्ट इट्स ए लोन पे इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल ने अपना एक लोन पे इलेक्ट्रॉन दे दिया। कब दे दिया, जब ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर पहुंचा मदद लेने के लिए कि भाई मुझ पर रहम करो, मेरा डुप्लेट अभी खतरे में है, मतलब डुप्लेट मेरा पूरा है ही नहीं। पूछा क्यों नहीं पूरा है, तो पता चला भाई क्लोरीन ने धोखा दे दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर ये जब लोन पे इलेक्ट्रॉन इसे मिला तो हो गया H3O। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है, दिया है अपने पास से, तो ऑक्सीजन जब अपने पास से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, शिफ्टिंग का मतलब पार्शियल शिफ्टिंग, लोन पे इलेक्ट्रॉन कभी कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होते, पार्शियल शिफ्टिंग होती है बिटवीन। तो जब शिफ्ट हुए टुवर्ड्स हाइड्रोजन आयन, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन पे पहले पॉजिटिव था, ये हाइड्रोजन आयन इस तरफ लोन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, कहां से, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से। ठीक है, तो देखो जिधर लोन पे इलेक्ट्रॉन गया उधर क्या हुआ, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल, मतलब हाइड्रोजन जो है वो हमारा न्यूट्रल हो गया। लेकिन जिधर से शिफ्ट हुए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किधर से शिफ्ट हुए थे, ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है किधर से शिफ्ट हुए, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से। तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पूरे को जरा आप कंडेंस करके लिखिए तो क्या हो जा रहा है, दो हाइड्रोजन, एक ये है, एक ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये, 1 ये हाइड्रोजन, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, एंड एक ऑक्सीजन ये है, आपने जोड़ा क्या हो गया, H3O, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिख दो। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये क्या हो गया, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो 2 पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो लेवाइसियन ने अपने थ्योरी में कहा। लेवाइसियन ने क्या कहा, तो लेवाइसियन ने अपनी थ्योरी में कहा कि एसिड्स जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल एसिड्स। किसी भी एसिड में हाइड्रोजन का होना मस्ट है, और उस हाइड्रोजन की वजह से ही एसिड की पहचान है। ठीक, आ रही बात समझ में। इतना तो लेवाइसी ने कह दिया था, लेकिन लेवाइसी के बाद कहानी वहीं पर रुक नहीं गई, उस स्टोरी को फिर आगे बढ़ाया गया। ठीक है, ऐसे कह लो कि पिक्चर का भी इंटरवल हुआ था जब लेवाइसी ने कुछ कहा, एंड इंटरवल के बाद स्टोरी फिर आगे बढ़ाई गई। तो वो जब स्टोरी आगे बढ़ाई गई तो वहां पर 2 कैरेक्टर और सामने आए। कौन, एक हो गए ब्रॉन्स्टेड लोरी। ठीक है, एक हो गया ब्रॉन्स्टेड लोरी और एक हो गए आर्हीनियस। 2 कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर कौन, ब्रॉन्स्टेड लोरी, एंड दूसरा कैरेक्टर कौन, आर्हीनियस। आ रही बात समझ में। तो इन 2 कैरेक्टर का मतलब 2 साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या बात बोली, तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने ये कहा कि कोई भी एसिड, एनी एसिड, कोई भी एसिड जब आयोनाइज होगा, ठीक है, एसिड का क्या हुआ, एसिड का आयोनाइजेशन हुआ। ठीक है, एसिड का आयोनाइजेशन हुआ, तो ये आयोनाइज होकर के सिस्टम में क्या बनाता है, या सॉल्यूशन में क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और आप देखिए, अब यहां पर अगर इतनी चीज समझ में आ गई, ये ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर सब्सटेंसेस। अब देखो प्रोटॉन डोनर क्यों, तो ये पहली स्टेप जो हमने HCl को पानी में घोला था, बहुत ध्यान समझो, ये HCl है। HCl को लेकर जब आपने पानी में घोला तो HCl आयनाइज हुआ। ये बेटा देखो HCl की आयनाइज होने की पहली स्टेप, ये पहली स्टेप है ना, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ आयनाइजेशन है, जिसमें ये देखो, ये जो राउंड अप कर दिया ना, ये जितना राउंड अप कर देगा, ये यही फर्स्ट स्टेप ऑफ आयनाइजेशन है, जिसमें आपका जो एसिड है HCl, इसी तरीके से और दूसरे भी एसिड्स होंगे। ये जो HCl है, ये HCl यहाँ पर आयनाइज हुआ, और आयनाइज होकर ये जो एरो दिखा रहे हैं HCl के आयनाइजेशन के लिए। जब HCl यहाँ आयनाइज हुआ तो आयनाइज होकर के इसने देखिए हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन बनाया कि नहीं बनाया ना। तो ये ब्रॉन्स्टेड लोरी की जो थ्योरी है, वो थ्योरी क्या हो गई, सही साबित हो गई कि भाई एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर सब्सटेंसेस है।
ब्रॉन्स्टेड लॉरी की जो थ्योरी है वो क्या हो गई, उन्होंने यही तो बोला कि एसिड्स जो होते हैं वो आयनाइज होने के बाद हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन देते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में प्रोटॉन डेवलप करते हैं। तो उन्होंने कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा ऑल एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर सब्सटेंसेस। क्या कहा, ऑल एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर सब्सटेंसेस। देखो HCl आयनाइज हुआ तो उसने क्या जनरेट किया, प्रोटॉन जनरेट किया। भाई प्रोटॉन के साथ और दूसरी चीज क्या है उस पर फोकस मत करिए। ये देखिए हाइड्रोजन आयन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाइड्रोजन आयन ही तो प्रोटॉन है, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यस, हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्लियर हो गया कि HCl एक प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस है। एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा, ऑल एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर सब्सटेंसेस। तो बात क्लियर हो गई, HCl एक एग्जांपल है ना भैया एसिड्स का, ऑल एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर सब्सटेंसेस। तो HCl एक एग्जांपल है और उस एक एग्जांपल से दूसरे एसिड्स को भी एग्जांपल रख करके सोच लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक प्रोटॉन जनरेट हुआ। इसका मतलब कि प्रूफ हो गया कि एसिड्स जो है वो प्रोटॉन डोनर सब्सटेंसेस है। लेकिन बात इतने पे ही रुकी नहीं। क्यों, आर्हेनियस ने इसके आगे फिर एक बात जोड़ी कि अकेला HCl अगर कहीं रख दिया जाए या कोई भी एसिड ऐसे रख दिया जाए, ऐसे ही रख दिया जाए और हम कहें कि इससे कि चलो बेटा आयनाइज हो जाओ, तो क्या ये आयनाइज हो जाएगा? नहीं होगा यार, ध्यान से समझो ना। जैसे तुम ही हो, तुमसे कहा जाए ये लो शक्कर, अपने हाथ में ले लो, शक्कर ले लो, ये चलो शक्कर बहुत महंगी है, नमक ले लो, सस्ता है, ठीक है नमक ले लो। और तुमसे कहा जाए इस नमक को लो घोल दो, आपको एक गिलास दे दिया गया या एक बॉल दे दिया गया, ठीक है एक बॉल दे दिया गया एंड आपको सॉल्ट दे दिया गया। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एक आपको बॉल दे दिया गया, बॉल दे दिया, अपने ग्लास का एक बॉल ले लिया शीशे का एंड आपको थोड़ा सा 1 स्पून सॉल्ट दे दिया गया। अब इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि सॉल्ट को डिजोल्व कर दो, घोल दो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि यार कैसे घोल दें, बॉल दे दिया, सॉल्ट दे दिया, वाटर तो है ही नहीं है। जिस जगह डिसॉल्व करना है, डिसॉल्विंग मीडियम जहां पर हमें चीज को घोलना है वो तो है ही नहीं, तो कैसे घोलेंगे? आ गई बात समझ में। तो आयनाइज होने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, और मीडियम कौन है, वाटर। क्लियर। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने तो इतना ही कहा कि प्रोटॉन डोनर सब्सटेंसेस होते हैं एसिड, ठीक है। आर्हेनियस ने उसके आगे एक नई चीज जोड़ दी, क्या कि जो भी एसिड्स हैं वो ऐसे ही थोड़ी जो आयनाइज हो जाएंगे, वो किसी मीडियम में जा करके आयनाइज होंगे। और मीडियम में जब जा करके आयनाइज होंगे तो फर्स्ट स्टेप जरूर क्लियर कर रही है, क्लियर कट है कि भाई जो हमारा एसिड है वो प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस है। फर्स्ट स्टेप में ये बात क्लियर हो रही है, एग्जैक्टली ये समझ में आ रहा है कि जो एसिड है वो क्या है, प्रोटॉन डोनर सब्सटेंसेस है। लेकिन जैसे ही एक प्रोटॉन डेवलप होता है, कहां पर, मीडियम में, मीडियम कौन है, वाटर, तो वो जो प्रोटॉन है वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाकर के कंबाइन होगा सेकेंड स्टेप में। इन सेकेंड स्टेप आर्हेनियस ने कहा कि जो हमारा प्रोटॉन है मतलब हाइड्रोजन है, दैट विल कंबाइन ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम के मॉलिक्यूल। और मीडियम कौन है, मीडियम तो वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये देखिए प्रोटॉन कंबाइन हुआ तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। आ गई बात समझ में। तो आर्हेनियस ने ये कहा ऑल एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच गिव राइज टू हाइड्रोनियम आयन इनटू देयर एक्वस सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या बताया आर्हेनियस ने, उन्होंने कहा ऑल एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच गिव राइज टू हाइड्रोनियम आयन इनटू देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब एक्वा, एक्वस, ठीक है, एक्वा मीन्स वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। तो एसिड के किसी भी एसिड, कोई भी एसिड लेकर के जब पानी में घोलते हैं, ठीक है, तो पहली स्टेप में तो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन आयन बन जाता है तो वो जाकर के वाटर मॉलिक्यूल पे कंबाइन होंगे एंड जब वाटर मॉलिक्यूल पे कंबाइन होंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं एंड डेफिनेशन को लिखते हैं। तो जो एसिड्स हैं उनको कैसे डिफाइन करोगे, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच गिव राइज टू, या आप और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लिखिए, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव राइज टू हाइड्रोनियम आयन इनटू देयर एक्वस सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। डेफिनेशन बनाने के लिए एक सिंप्लीफाइड मैनर हम लिख दे रहे हैं और आप इससे चीजों की डेफिनेशन आसानी से समझ जाओगे, बना भी लोगे, ठीक है।
यहां पर आप लिख लीजिए एनी एसिड, ठीक है, एक्स वाई जेड, कोई भी एसिड हो, एक्स वाई जेड। एसिड को लिया, पानी में क्या किया, वाटर में डिजोल्व कर दिया, और जैसे ही वाटर में आपने डिजोल्व किया, क्या बन गया, H3O, हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बन गया। क्लियर? तो बस इसी तरीके से आपको डिफाइन कर देना है। क्या डिफाइन करना है, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच गिव राइज टू, ये देखिए गिव्स, ठीक है, गिव राइज टू हाइड्रोनियम आयन। ये कौन सा आयन है, हाइड्रोनियम आयन, इनटू देयर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। तो ये आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो सब्सटेंस जो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, इनको एसिड ही क्यों कहा गया, इनको एसिड ही क्यों कहा गया, इनको गुलाब का फूल क्यों नहीं कह दिया गया, ठीक है, या इनको कुछ और क्यों नहीं कह दिया गया, है ना, जो आपको अच्छा लगे आप नाम रख लीजिए। ऐसे नहीं होता है। ये जो भी साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं आज, जो भी नाम है साइंस में, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, खास बात क्या है, वो ज्यादातर लैटिन वर्ड्स या ग्रीक वर्ड्स के डेरिवेटिव है, ठीक है। क्यों माने जाते, जो भी नाम रखे गए वो लैटिन या ग्रीक से लिए गए। उसका रीजन ये है कि ये जो लैंग्वेज है आज, लैटिन लैंग्वेज, ये डेड लैंग्वेज है। अब जब भैया डेड लैंग्वेज है तो उसमें ज्यादा कोई चेंज तो हो नहीं सकता, ठीक है, और उसी से डेरिवेट करके इंग्लिश मीनिंग निकाले गए, ठीक। तो जो एसिड टर्म है, ये एसिड टर्म, इसका मतलब होता है सौर, इसका मतलब होता है सौर, और सौर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, SOUR, सौर। और सौर का मतलब क्या होता है, सौर का मतलब होता है खट्टा, ठीक है। तो एसिड्स जो होते हैं उनका टेस्ट क्या है, एसिड्स का टेस्ट है सौर, है ना। तो ये माना गया कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सौर इन टेस्ट है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सौर इन टेस्ट है, यूजुअली उसमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होगा। अब एसिड तो अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन इसका जो लैटिन, जिस वर्ड से ये डेरिवेट हुआ है, तो वो लैटिन वर्ड क्या है, वो है एसिडस, ठीक है। तो इस एसिडस से इंग्लिश नेम क्या रखा गया, एसिड, और एसिड का मतलब क्या हो गया, सौर, ठीक। अब ऐसे पहचान करना है आपको कि हाँ, जो आपके पास सपोज ये 2 ग्लास हैं एंड एक ये है, एक ये है, इसमें ए सब्सटेंस कोई रख दिया, इसमें कोई बी रख दिया, आपको पता लगाना है कि इन दोनों में वाटर कहाँ पर है, ठीक है। बहुत तेज प्यास लगी है सपोज, इसका भी ट्रांसपेरेंट कलर है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, या चलिए छोड़िए, प्यास नहीं लगी है, आपसे ये कहा जाए चलो पहचानो कि इसमें कौन सा एसिड है, ठीक है। तो आपने क्या दिमाग लगाया कि जो भी एसिड्स होते हैं, बुक में हमने पढ़ा है भाई, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। तो बहुत सिंपल है, दोनों में से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे चख लेंगे, थोड़ा टेस्ट कर लेंगे, एंड जो सॉर होगा बस वही एसिड हो जाएगा, ठीक है। सॉर है, एसिड है, लेकिन प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है, ऐसी गलती कतई ना करिएगा। हो सकता है कि वो जो हमारा एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो आप एक बार टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर कुछ टेस्ट करने लायक नहीं बचेंगे। अरे बात समझ में, क्योंकि सौर होने के साथ साथ जो एसिड्स होते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तब तो वो हाईली कोरोसिव होगा ना। कोरोसिव का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो स्किन है ना, उसको कोरोड कर देगा, जला देगा, स्किन को उखाड़ देगा, जला देगा। आ रही बात समझ में। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो केमिस्ट्री लैब में अगर जाएंगे तो प्लीज इस तरीके की कोई हरकत मत करिएगा, प्लीज। अब आते हैं बेटा एसिड्स के क्लासिफिकेशन पे, ठीक है, एसिड्स के क्लासिफिकेशन पे। तो एसिड्स का जो क्लासिफिकेशन है, वैसे तो क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया गया है, करीब करीब 6 मेजर मेथड्स है, मेजर बेसिस है, 6 मेजर बेसिस है ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। लेकिन आपके सिलेबस में बहुत लिटिल बिट थोड़े से है,
जैसे सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन का मेथड वो है ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम लिख दे रहे हैं ऑन द बेसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस। एंड इसके बाद ये ऑफ है ना, ये जो डॉट 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 खींचा यहाँ पर ऑफ है, तो वहां से चीज आप जोड़ लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स मीन्स कि जो एसिड है वो हमें मिल कहां से रहा है, ऑब्टेन्ड कहां से हो रहा है। तो किसी भी चीज के दो सोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। जनरली एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड, ठीक है। एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। नेचुरल क्या है, तो नेचुरल हो गया प्लांट, किसी प्लांट से एसिड मिल रहा है, किसी एनिमल से मिल रहा है, ठीक है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जैसे कि बैक्टीरिया हो, ठीक है, बैक्टीरिया हो, कोई प्रोटोजोन्स हो। प्रोटोजोन्स कौन होते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, है ना, या कोई फंजाई हो गए। तो इस तरीके के जो भी लिविंग्स हैं, अगर लिविंग्स से कोई एसिड प्रोड्यूस हो रहा है नेचुरली और वो हमें मिल रहा है, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा नेचुरल, ठीक है। वो लिविंग सोर्सेस से मिलने वाला है ना। नेचुरल क्या है, जो भी अभी सारे नाम लिए ये क्या है, ये सारे लिविंग इक्विपमेंट, तो नेचुरल सोर्सेस। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, ए फॉर आर्टिफिशियल, ए फॉर आदमी, आदमी मतलब मैन। तो मैन मेड जो भी होंगे सोर्सेस, जैसे लेबोरेटरी में आपने कोई एसिड बनाया तो वो भी है सोर्स की, भाई हमने लेबोरेटरी में बनाया, ठीक है, एक सोर्स के तरीके से ही तो उसको देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका मैन मेड, ठीक है। तो उसमें भी आपको ध्यान देना है कि अगर हमारा जो सोर्स है, सोर्स में अभी दो हमने बताया ना, एक हो गया आपका नेचुरल। तो नेचुरल में भी हमने बताया कि भाई हमें किससे मिल सकता है, प्लांट्स से मिल सकता है, एनिमल्स से मिल सकता है, किसी बैक्टीरिया से मिल सकता है, ठीक है, या किसी फंजाई से मिल सकता है, या XYZ कुछ सम अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनिज्म। तो अगर इस तरीके से हमें एसिड कोई मिल रहा है, ठीक, अब जरा ध्यान दो, ये सारे क्या है, लिविंग्स हैं। ये जो भी चीजें आपने लिखी, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, फंजाई हो गए, बैक्टीरिया, ये सब क्या लिविंग है ना। और लिविंग के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिज्म। लिविंग को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन निकाल लीजिए, ठीक है, ऑर्गन, और ऑर्गन में क्या जोड़ दो, इक जोड़ दो, तो क्या बन गया, ऑर्गेनिक, ठीक है। और ऑर्गेनिक के आगे लिख दीजिए एसिड, ठीक। तो आपको याद रखना है कि नेचुरल सोर्सेस से जो भी एसिड्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। नेचुरल सोर्सेस से जो भी एसिड मिलते हैं बेटा वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब आगे आते हैं मैन मेड। मैन मेड, मैन मेड का मतलब आर्टिफिशियल सोर्सेस, आर्टिफिशियल सोर्सेस। तो मैन मेड का एम निकाल लीजिए। एम का मतलब क्या हो गया, मिनरल एसिड्स। एम का मतलब क्या हो गया, मिनरल एसिड्स। और जो मिनरल एसिड्स होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। मिनरल एसिड्स आर इनऑर्गेनिक एसिड। तो ये आपका पहला एक सोर्स में दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है ना। रिलेटेड एग्जांपल बहुत सारे हैं, किसी भी, जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है आपका लैक्टोबैसिलस, है ना, कर्ड में, यगर्ट में, दही में पाया जाता है। तो उससे जो हमारा एसिड मिल रहा है वो कौन सा हो गया, वो हो गया आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। हम लोगों की जो स्ट्रिक्टेड मसल्स होती है, हाथ पैरों की मसल्स, जब एक्सेस वर्कआउट करते हैं, बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय हम लोग की मसल्स में भी लैक्टिक एसिड सिंथेसाइज हो रहा है। चींटियां, एंड्स जब कभी काटती हैं तो आपकी स्किन पर इचिंग होती, जलन होती है, तो वो किसका इफेक्ट है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जो चींटियां, जो एंड्स हैं, उनको लैटिन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, फॉर्मिका, फॉर्मिका। तो फॉर्मिका से जो डेरिवेटेड एसिड, भाई चींटियों की स्लाइवा में, जो एंड्स होते हैं ना, उनकी स्लाइवा में प्रेजेंट होता है ये एसिड, और वहीं से इसको आइसोलेट किया गया। तो फॉर्मिक एसिड है ना, कई सारे एग्जांपल है ऑर्गेनिक एसिड के। ये हो गया आपका HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से जो विनेगर, विनेगर जानते हैं, बड़ा कॉमन है, पिकल्स वगैरह में पड़ता है। इसमें जो एसिड प्रेजेंट है
CH3COOH, ठीक है, दिस इज, ये कौन सा हो गया, एसिटिक एसिड। इसी तरीके से बहुत सारे एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, तो लिविंग से जो भी एसिड्स मिल रहे हैं वो कौन हो जाएंगे, वो आपके ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर दिया लेबोरेटरी में, और जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन किया लेबोरेटरी में, तो ये देखिए क्या बन गया, HCl बन गया। मैन मेड है ना प्रोसेस। लेबोरेटरी में आपने एक तरफ से हाइड्रोजन कंप्रेस करी, दूसरी तरफ से क्लोरीन गैस कंप्रेस करी, क्या बन गई, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और उस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बैक सक्शन मेथड से जब वाटर में डिसॉल्व कर दिया, बैक सक्शन मेथड से जब वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो क्या बन गया, HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आ रही बात समझ में, तो ये एक मिनरल एसिड है। क्लियर बेटा। इसी तरीके से जब हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उसको ऑक्सीजन के साथ लेकर के ऑक्सीडाइज किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। और इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को, ठीक है, जब वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बन गया, H2SO4 बन गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला केस, इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं मिनरल एसिड का। सॉफ्ट ड्रिंक्स का आपका एक केस है कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वाटर प्रेजेंट है, जो कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें वाटर तो प्रेजेंट है, एंड वाटर में फ्लेवर एंड बहुत सारी चीजें मिलाई गई। तो उसी में से एक चीज ये भी होती है कि आपने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, आप चलिए सॉफ्ट ड्रिंक मत लीजिए, चलिए ठीक है, आप सोडा वाटर ले लीजिए। सोडा वाटर में भी, सॉफ्ट ड्रिंक में, दोनों में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कंप्रेस कर दी गई। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये रिएक्ट करके क्या बना देंगे, H2CO3। और H2CO3 क्या है, दिस इज कार्बोनिक एसिड। आ रही बात समझ में। तो ये भी एक मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड। देखिए कार्बोनिक एसिड जो है वो मैन मेड है, ठीक है, इंसान ने उसे बना लिया, लेबोरेटरी में बना रहा है, तो ये हो गया। अभी लेबोरेटरी में तो बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स भी बना सकते हैं, ऐसा थोड़ी हम लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक एसिड नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन नेचुरली ये जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में सिंथेसाइज होते हैं, नेचर में ये बहुत ज्यादा अमाउंट में सिंथेसाइज हो रहे हैं। और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो नेचर में रिलेटिवली बहुत कम अमाउंट में, बहुत रेयर अमाउंट में सिंथेसाइज होते हैं। तो नेचुरली जो चीज हमें बहुत ट्रेमेंडस, एक लार्ज स्केल पर ऑब्टेन हो रही है बाय नेचर, तो उसको बोलेंगे नेचुरल सोर्स। और जो सब्सटेंस नेचुरली हमें बहुत रेयर, लिटिल बिट अमाउंट में मिल रहा है ना, और मेजर अमाउंट में हम उनको कैसे बना रहे हैं, इन लेबोरेटरीज, तो इसलिए उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा आर्टिफिशियल सोर्सेस या मैन मेड सोर्सेस। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये आपका सोर्सेस हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेसिस पर आपने नेचुरल एसिड्स एंड जो मैन मेड एसिड्स हैं उनके बारे में पढ़ा, मैन मेड सोर्सेस। तो इसमें आपका एक क्लास हो गया था ऑर्गेनिक, एक हो गए थे ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, एंड दूसरा क्या पढ़ा, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड्स, यानी वो क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड्स। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन जो आपके बुक में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कौन सी, स्ट्रेंथ का मतलब, स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर टू रिएक्ट, कहीं पर रिएक्ट करने की पावर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ एसिड्स जो होते हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पर आपने सब्सटेंसेस को लिया और आपस में रिएक्ट कराया, तो वो केमिकल रिएक्शंस वाइग्रेसली, बहुत तेजी से हो गई, फास्ट, बहुत स्पीड में हुई। और कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं, बहुत धीरे धीरे होने वाले रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो बस यही फास्ट स्पीड एंड जो स्लो स्पीड है रिएक्शन की, इस बेसिस पे आप समझिए। आपने ए एसिड लिया, सपोज ए कोई एसिड है, एंड किसी रिएक्शन में आपने इसको इन्वॉल्व कराया, कोई भी केस है, किसी भी रिएक्शन में आपने ए एसिड इन्वॉल्व किया, सपोज मान लीजिए सब्सटेंस एक्स के साथ, सब्सटेंस एक्स के साथ आपने एसिड ए लिया और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। एंड ये रिएक्शन जो है बहुत फास्ट है, ये रिएक्शन जो है बहुत फास्ट है, वाइग्रस हुई है, तेज स्पीड से हुई है, तो कहेंगे कि भाई रिएक्शन बहुत तेज हुई है, ए ने यहाँ पर बहुत फास्ट रिएक्ट किया है, इसलिए ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ए हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं पर ऑन अदर हैंड आपने बी लिया,
और B को भी X के साथ रिएक्ट कराया और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, B को X के साथ रिएक्ट कराया और प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है, स्लो। ये रिएक्शन स्लो है। क्लियर? तो कहेंगे भाई इन रिएक्शन द एसिड B इज यूज्ड रिएक्टिंग वेरी स्लोली, दैट इज व्हाई द B एसिड इज रिगार्ड एज वीक एसिड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड। दिस इज वीक एसिड। समझ बात आ गई? तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो एसिड्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है इन टू पार्ट। दो पार्ट कौन कौन से हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। एक हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरा कौन हो गया, वीक एसिड्स। ठीक है, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड द सेकेंड वन इज वीक एसिड्स। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स को पहचाने कैसे, कैसे पहचाने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो मेरे पास एक लॉजिक है, आप भूलेंगे नहीं, लॉजिक थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, अगर कोई इंसान, दो लोग हैं, है ना, आपके पास काम करने के लिए आए कि साहब हमको कोई काम दे दीजिए, अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद है और हम काम की तलाश कर रहे हैं। दो ऐसे बंदे आए जो लेबर है। ठीक है, तो एक आया, उसको आपने कोई काम दिया एंड सिमिलरली वही काम जो है दूसरे लेबर को भी दिया। ठीक है, ये लेबर 1 एंड लेबर 2 ऐसे लेते हैं, लेबर 1 एंड लेबर 2, है ना, ये दो। इसने जो काम किया, इसको जो आपने काम दिया, वो काम इसने विद इन 1 आवर कंप्लीट करके रख दिया। ठीक है, एंड इसने जो काम लिया था हाथ में, सिमिलर, दोनों को एक जैसा टास्क दिया था, ये जो काम कर रहा है वो करने में इसने 5 से 6 घंटे लगा दिए। हरे बात समझ में? तो अगले दिन आप किसके काम की तारीफ करोगे, या उसी समय किसके काम की तारीफ करोगे, जिसने 1 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया। 1 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया मतलब आप क्या कहेंगे, वाह क्या बात है, इनक्रेडिबल, योर वर्क इज इनक्रेडिबल, बहुत बढ़िया काम किया। तो आई फॉर इनक्रेडिबल, आई फॉर इनऑर्गेनिक। तो याद रखना है, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्या है, आई फॉर इनऑर्गेनिक, और आई फॉर, अभी हमने क्या बताया, इनक्रेडिबल। तो आई फॉर इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑल द इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कौन कौन से, एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? तो आपका H2CO3 हो गया, HCN हो गया, H3PO4 हो गया, एक्सेट्रा। कुछ एसिड्स हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि इनऑर्गेनिक है बट दे आर वीक। ठीक है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है तो इनको आई फॉर इनऑर्गेनिक, आई फॉर इनक्रेडिबल मतलब लाजवाब, मतलब इनकी रिएक्शन बहुत तेज हो रही थी, मतलब इन्हें स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, वीक है ना। तो एक्सेप्शनल केसेस है, थोड़ा ध्यान देना। एंड वीक एसिड्स में तो बेटा देखो, अभी यहाँ पर जब सोर्सेस की बात हुई थी तो ऑर्गेनिक बताया था, ऑर्गेनिक का AO निकाल लीजिए, ऑर्गेनिक का O निकाल लीजिए। और O का मतलब क्या होता है, O का एक मतलब ये भी तो होता है, OLD, ओल्ड का मतलब क्या, बूढ़ा। ठीक है, एक बूढ़ा और एक जवान आदमी, ठीक है, दोनों को कंपेयर करो, एक बूढ़ा और एक जवान, एक 30 साल का एकदम यंग, 30 ईयर यंग एज में है कोई बंदा, एंड एक 80 ईयर ओल्ड है। तो 80 ईयर वाला ज्यादा मसल वाला होगा कि 30, है ना, ज्यादा स्ट्रेंथफुल, ज्यादा मेहनत वाले काम कौन कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही समझ लो कि O फॉर ऑर्गेनिक, O फॉर ओल्ड। अब ओल्ड है तो ऑब्वियसली कौन हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ओल्ड है तो वीक हो जाएगा। तो जो भी वीक एसिड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, क्लासिफिकेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो वीक के एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, वीक के एग्जाम्पल में लिख लीजिए ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर चीजें समझ में आई हो तो प्लीज लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि जो आज आपकी नीड है वही आपके फ्रेंड्स की भी नीड है। दे वांट टू स्टडी, अच्छा पढ़ना चाहते हैं। तो अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया, सिंह सर ने अच्छा पढ़ाया, तो प्लीज आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर जरूर